कुछ आपदाएं ऐसे आई जैसे कि 2001 में गुजरात में कच्छ में जो अर्थक्वेक आया जिसमें बहुत बड़े लेवल पर जान माल का नुकसान हुआ था, और 2004 में जो सुनामी आई उसके बाद हमारे देश में डिजास्टर से लड़ने के लिए डिजास्टर के दौरान डिजास्टर किसे कहते हैं, कोई स्टूडेंट बताए? वो तो तुम हिंदी में बता रहे हो उसका अर्थ। जो नेचुरल में डिजास्टर की परिभाषा क्या है? कोई एक स्टूडेंट बताए। वो जो नेचुरल आपदाएं होती है, मतलब जैसे बाढ़ आती है। हाँ वो भी है। क्या नाम है तुम्हारा? सौर्य भास्कर। सौरभ। सौर्य भास्कर। सौर्य के लिए क्लास करो भाई। कोई और इधर से क्लियर करेगा आपदा क्या होती है? कोई और? क्या नाम है नवनीत, इसके लिए क्लैप करो। आपदा का मतलब होता है कोई भी ऐसी प्राकृतिक या मानव जनित घटना जिसके होने से बहुत बड़े स्तर पर जान माल का नुकसान हो जाए और जो बनी बनाई एक व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा जाए, क्या कहलाती है? आपदा। अब आपदा कितने प्रकार की होती है? मैंने दो चीज यूज करी, प्राकृतिक और मानव जनित। तो प्राकृतिक आपदा इधर से बताएंगे, प्राकृतिक आपदा कौन कौन सी हो सकती है? जो प्रकृति के द्वारा लाई जाती है। बेटा खड़े हो जाओ। जो प्रकृति के द्वारा लाई जाती है। हाँ, उनमें क्या क्या हो सकता है? जैसे कोई और? बाढ़ आ सकती है, भूकंप आ सकता है, और गुड। और जैसे तो ज्वालामुखी फट जाते हैं। गुड। और लैंडस्लाइड। पता बेटा? आवाज। हाँ गुड। तो ये क्या है? बाढ़ हो गई, भूकंप हो गई, लैंडस्लाइड हो गया, क्लाउड बस्ट हो गया, ज्वालामुखी का विस्फोट हो गया, साइक्लोन हो गया, सुनामी हो गया। बैठ जाओ। ये क्या है? बैठ जाओ बैठ जाओ। या बिजली का गिरना हो गया। ये क्या है? प्राकृतिक आपदाओं के स्वरूप है। तो इधर वाले बच्चों के लिए इधर वाले क्लैप करो। अभी आप बताओगे मानव जनित आपदा क्या क्या होती है? कोई स्टूडेंट खड़ा होके और रह गया, कहीं अचानक से आग लग गई तो मानव जनित आपदा हो गई। रोड एक्सीडेंट हो गया तुम्हारा, ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, एरोप्लेन का क्रैश हो जाना, ये क्या है? मानव जनित आपदा। कोई आसपास तुम्हारे फैक्ट्री है उसमें से किसी जहरीली गैस का रिसाव हो जाना, क्या है? मानव जनित आपदा। क्या कहीं झील में आप बोटिंग करने गए, बोटिंग कर रहे हैं, बोट के अंदर अचानक से झील बीच में गई और झील पलट गई, जो बोट पलट गई झील के अंदर, तो क्या है? मानव जनित आपदा ही तो है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो जहां हम बैठे हुए हैं उस एरिया में सबसे ज्यादा कौन कौन सी आपदाएं हमें अफेक्टेड करती है। यहाँ पर सबसे ज्यादा खतरा किस किस चीज का है? लैंडस्लाइड का और अर्थक्वेक का। अर्थक्वेक की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य कौन सी जोन में आता है? कोई इधर से जोन 4 और 5 में आता है, जो भूकंप के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा सेंसिटिव जोन होते हैं। तो भूकंप हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, और रोड एक्सीडेंट की घटनाएं बहुत होती हैं इधर। इस टाइप की क्लाउड बस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। जो निचले इलाके हैं उनमें फ्लड भी आ जाती है, वाटर लॉगिंग की कंडीशन भी हो जाती है। तो हम इन्हीं आपदाओं के बारे में डिस्कस करेंगे, और आपदा के टाइम पे कुछ मेडिकल इमरजेंसीज या कुछ मेडिकल कंडीशन ऐसी बन जाती हैं जिनमें आजकल बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर लोगों को नुकसान हो रहा है। उसके बारे में भी एक छोटा सा फर्स्ट एड की ट्रेनिंग टाइप की भी आपकी चलाई जाएगी। तो सबसे पहले मुझे बताओ, अर्थक्वेक आए तो आप क्या करोगे? कोई इधर से बताए। बताओ बेटा।
अर्थक्वेक आए, अगर आप किसी बिल्डिंग में या घर के अंदर हो या क्लासरूम में हो, अर्थक्वेक के झटके आपको फील हो रहे हैं और आपको लग रहा है कि झटके हल्के हैं, आप वहाँ से निकल सकते हो, तो आपने वहाँ पर सेफ्टी से निकल के और खुले मैदान में चला जाना, खड़ा रहना पड़ेगा। अर्थक्वेक के दौरान हमेशा 3 शब्द याद रखें: ड्रॉप, कवर, होल्ड। तो ड्रॉप का मतलब होता है आप अपनी छोटी से छोटी पोजीशन बना लें। अगर आप कहीं से निकल रहे हैं, बिल्डिंग के अंदर से निकल रहे हैं, क्लासरूम के अंदर से निकल रहे हैं, तो आपने छोटी से छोटी पोजीशन बनानी है। जैसे खड़े हैं तो बिल्कुल अपनी छोटी पोजीशन बना लोगे। कवर का मतलब होता है अपने हेड को कवर करना, क्योंकि हेड हमारी बॉडी का सबसे सेंसिटिव पार्ट है। अगर हेड में किसी तरह की चोट लगती है तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो हेड को कवर करने के लिए आपके पास आपके हाथ हैं, हाथ से इस तरीके से कवर कर सकते हो, या फिर आपके पास आपका स्कूल बैग हो सकता है, आपकी कोई नोटबुक हो सकती है, आपकी कोई मोटी बुक है वो भी हो सकती है, उससे भी आप अपने हेड को कवर कर सकते हैं। होल्ड का मतलब है अगर आपके पास ये कुछ भी नहीं है, आपके पास एक टेबल है, तो आप टेबल के नीचे अपने आप को छुपा सकते हो। कोई बड़ा बेड है उसके नीचे आप अपने आप को छुपा सकते हो अगर घर के अंदर हो तो। अगर टेबल छोटी है और आपको लग रहा है कि आपका पूरा शरीर इसके नीचे नहीं आ सकता है, तो उस कंडीशन में आपने अपने सिर को कम से कम टेबल के अंदर देना है, क्योंकि सिर में चोट लगेगी वो ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती है। अगर हमारी पीठ में या कहीं ऐसे चोट लग रही है मन वगैरह, वहाँ पर कम से कम हम अपनी जो इंजरी है उसको झेलेंगे, लेकिन सिर में चोट लगने से ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो अगर आप पूरे टेबल के अंदर नहीं आ रहे हैं तो आप अपने सिर को अंदर दे के रखें। और छोटा बच्चा तो टेबल के नीचे आसानी से बैठ सकता है, बेड के अंदर छुप सकते हैं, घर में अगर है तो बेड के अंदर छुप सकते हैं। क्लासरूम में या घर में आप कहीं बैठे हो तो आप हमेशा ध्यान रखें, अर्थक्वेक के दौरान जो बिल्डिंग होती है उससे कम नुकसान होता है, लेकिन बिल्डिंग के अंदर जो सजावट की चीज़ें हम लगा के रखते हैं, जैसे कोई पेंटिंग हो गई, कोई तस्वीर हो गई, कोई कांच का गुलदस्ता हो गया, या कुछ सजावट के लिए कुछ और रखा हुआ है वो हो गया, तो उससे ज़्यादा नुकसान होता है। तो जब भी आप बिल्डिंग के अंदर कहीं आप अपने आप को छुपा रहे हो या बचने की कोशिश कर रहे हो या निकलने की कोशिश कर रहे हो, तो उन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। हुए हो वहाँ पर जो कॉर्नर्स हैं, जैसे छोटा बच्चा है या टेबल के नीचे आराम से आ जाएगा, नहीं आएगा दिख रहा है तुम्हें? हाँ हाँ छोड़ कर तो बिल्डिंग के अंदर अगर आप कॉर्नर्स में जैसे देखो ये छुपा, इसने अपने आप की छोटी पोजीशन बनाई, टेबल के अंदर छुप गया, टेबल को होल्ड करके रखा है। होल्ड करना भी जरूरी है, क्योंकि जो अर्थक्वेक के झटके आते हैं उसमें हर चीज जो है हिलने लगती है। तो अगर ये हिलेगी तो हो सकता है ये छुपा रहे और वो अचानक से गिर जाए, तो इसके ऊपर से तभी गिरे जब मलबा गिरने वाला हो। तो होल्ड करके भी उसको रखना है। ड्रॉप, कवर, होल्ड, इन 3 शब्दों को याद रखना। और अगर आप क्लासरूम पे निकल जाए बेटा, इसमें कब तक बैठा रहे। अगर आप क्लासरूम के अंदर हैं तो जो क्लासरूम के या घर के अंदर है किसी रूम के अंदर, तो कोने जो होते हैं वो सबसे सेफ जगह होते हैं। आप कॉर्नर्स के अंदर चले जाएं, कॉर्नर्स में बैठें, क्योंकि जो मलबा गिरता है वो वहाँ पर कहीं ना कहीं जो अर्थक्वेक की जितनी भी स्टडी या जो भी केस स्टडी करी गई है उसमें यही मिलता है कि कॉर्नर्स सबसे सेफ जगह बन सकते हैं अर्थक्वेक के टाइम पे। तो आप जितना जल्दी हो सके कॉर्नर्स में जाएं, लेकिन ये ध्यान रखें कि ऊपर कोई सजावट का कुछ ऐसा ना हो वो अचानक से आपके सिर पर गिर जाए और आपको वहाँ पर जख्मी कर दे। घर में कोई बीमार व्यक्ति है उसकी दवाई एक नियत जगह पर रखें। अचानक कोई आपदा या कुछ इस टाइप की घटना होती है तो हम पूरी तरह से उसमें अफरा तफरी के माहौल में हो जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता करना क्या है क्या नहीं करना है। और जो बीमार व्यक्ति है उसकी दवाइयों को भूल जाएंगे, या फिर एक अलमारी में देख रहे हैं, दूसरी में देख रहे हैं, तीसरी में देख रहे हैं, मिल ही नहीं रही, तो उसको एक नियत जगह पर रखें।
ताकि आपदा की स्थिति आए तो आप उसको उठा लें, क्योंकि बीमार व्यक्ति भी सबसे ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं आपदा के टाइम पर। या फिर आप घर में एक छोटी सी फर्स्ट एड किट बना के भी रख सकते हो, उसमें नॉर्मल बैंडेज ड्रेसिंग के लिए मेडिसिन रख सकते हो, डॉक्टर से सलाह लेके नॉर्मल फीवर वीवर की मेडिसिन रख सकते हो, छोटी सी एक फर्स्ट एड किट भी रखनी। आपदा के लिए एक टॉर्च भी रख सकते हो। अगर आप भूकंप आया अचानक से, बिल्डिंग कोलैप्स हुई, आप बिल्डिंग के अंदर फंस गए, तो वहां पे आग नहीं जलानी। और गलती से भी भूकंप का झटका फील हो रहा है तो बिजली पानी के स्विच जो है ऑन नहीं रखने, उनको ऑफ कर देना है। हो सकता है किसी दीवार में होके बिजली के लाइन जा रही हो और वो दीवार ही कोलैप्स हो जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, आग भी लग सकती है अर्थक्वेक के साथ साथ, तो ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। अगर आप किसी बहुमंजिला बिल्डिंग में है या किसी मॉल में है जहाँ पे लिफ्ट लगी हुई है, तो अर्थक्वेक के दौरान का लिफ्ट का इस्तेमाल करोगे आप लोग? क्यों नहीं करोगे? लिफ्ट तो बहुत जल्दी नीचे लेके आ जाएगी उन्हें। इसलिए नहीं करना है कि अर्थक्वेक के दौरान हो सकता है बिजली पूरी तरह से ब्लैकआउट हो जाए, और जब तक बिजली नहीं आएगी आप उसमें फंसे रह सकते हो। इसलिए सीढ़ियों से ही बहुमंजिला इमारत से नीचे उतर के आए। या फिर हो सकता है अर्थक्वेक की वजह से जो लिफ्ट का वे होता है वो कहीं से थोड़ा बहुत टेढ़ा या तिरछा कुछ ऐसे हो जाए, उसमें लिफ्ट चले ही ना अच्छे से, तो अर्थक्वेक के दौरान लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप किसी रोड पर किसी गाड़ी में या बाइक पर कहीं चल रहे हो या खुले मैदान में कहीं खड़े हो रहे हो जाके, तो वहाँ 2-3 चीज़ों का ध्यान रखें। आपके ऊपर कोई बिजली की लाइन या बिजली का पोल ना हो, आपके आसपास जो गिरे वो आपको नुकसान पहुँचा दे, या फिर कोई पेड़ ऐसा ना हो जो पुराना हो गया हो या अनस्टेबल हो, वो अचानक से आपके ऊपर गिरे और आपको नुकसान पहुँचा दे, या कोई पहाड़ी का ऐसा रिज ना हो जहाँ पे आपने देखा होगा अचानक किसी पहाड़ी के रिज पे एक बड़ा सा पत्थर होता है, वो ऐसा लगता है अनस्टेबल जैसा, हो सकता है वो अर्थक्वेक की वजह से नीचे आ जाए, वहाँ पे आपको कोई गाड़ी एक सेफ जगह गाड़ी तब तक गाड़ी रोक के रखनी है। सेम चीज़ बिल्डिंग के अंदर करनी है। अगर आप बिल्डिंग के अंदर से बाहर आ गए हो और सुरक्षित हो, चाहे आपका कितना भी कीमती सामान बिल्डिंग के अंदर छूट जाए, जब तक भूकंप के झटके नहीं रुकने बिल्डिंग के अंदर नहीं जाना है दोबारा। और हमेशा अर्थक्वेक के बाद आफ्टर शॉक भी आते हैं, उनके लिए मेंटली तैयार रहना है। तो थोड़ा सा और डिले करना है, तो हो सकता है अर्थक्वेक के बाद छोटे छोटे झटके बाद में और आए, तो अपने आप को सेफ रखते हुए बाहर ही रुकना है पहले। तो जो मैंने भूकंप के दौरान क्या करना है क्या नहीं करना है वो चीजें बताई, आप उनको करोगे? अभी हम चलेंगे लैंडस्लाइड की तरफ, ठीक है? लैंडस्लाइड क्यों होता है बताओ इधर से। ज्यादा बारिश की वजह से क्या होता है? देखो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट और नाम है ना। लैंडस्लाइड होने के 2-3 रीजन है। एक है पानी की उचित निकासी न होना। अगर किसी इलाके में किसी एरिया में पानी की उचित निकासी नहीं है तो पानी क्या करता है, अपना रास्ता बना लेता है, और वो ज़्यादा वर्षा होगी वो वहाँ पर पानी रुकेगा, फिर अलग से दूसरी साइड से जहाँ से जो अपना रास्ता बनाएगा उस एरिया को पूरा साफ करके वो निकल जाता है। पानी की उचित निकासी न होना, अत्यधिक वर्षा हो जाना और अवैध खनन होना, खड़े स्लोप जो होते हैं उस पर निर्माण कार्य करना, पेड़ों का जंगलों का अत्यधिक कटान कर देना, ये क्या है लैंडस्लाइड होने के कारण। तो लैंडस्लाइड के दौरान आपने या लैंडस्लाइड से पहले लैंडस्लाइड को रोकने के लिए जो तैयारियां करनी है उसमें यही है कि सबसे ज़्यादा वृक्षारोपण करें। जहाँ पर खाली जगह है वहाँ पर वृक्षारोपण करें।
बरसात आने से पहले अपना जो सोसाइटी है, अपना जो आसपास का एरिया है, वहाँ पे पानी की वो देखें कि कहीं से जो हमारा पानी तो नहीं रुक रहा है, जो नॉर्मल घरों का पानी होता है, कहीं से ऐसा बारिश का पानी का रास्ता हो, वो कहीं रुका हुआ तो नहीं है। या पहाड़ियों पर घर बने हुए हैं, ऐसे ऊपर से नीचे को आ रहे हैं, तो कहीं पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में कोई दरार तो नहीं हो गई है। अगर वो दरार हो रखी है, उसमें धीरे धीरे करके ज़्यादा पानी जाएगा, तो वो क्या है, पूरा पानी अपना रास्ता बना लेगा और पूरे एरिया को ले जाएगा बहाते हुए। तो ऐसी चीज़ों पे हमेशा देखते रहना है कि अगर ऐसी कोई दरार होगी तो ग्राम प्रधान से मिलके या आपस में 4-5 फैमिली मिलके उस दरार को बंद करें। ड्रेनेज सिस्टम आपका सही नहीं है तो उस पानी का रुकावट कहीं हो रही है तो उसको ठीक करवाएं। वृक्षारोपण ज़्यादा से ज़्यादा करें। खड़े स्लोप जो है जहाँ पे है, एक बार किसी से सलाह ले लें कि भाई यहाँ पे निर्माण कार्य ठीक रहेगा, हम अचानक से देखा चलो कोई नहीं हो जाएगा, और फिर 1-2 साल बाद उसी पे आपदा आई और पूरा बहा ले जाती है। तो खड़े स्लोप पर जहाँ पर सुरक्षित नहीं है निर्माण कार्य नहीं करना है। पहाड़ों में खेती होती है सीढ़ीदार खेती। सीढ़ीदार खेती भी लैंडस्लाइड को रोकने का एक तरीका है। तो जो खेतीबाड़ी करते हैं, जहाँ आपको लग रहा है कि सीढ़ीदार खेती नहीं अपना रहे हैं, दूसरे तरीके से खेती कर रहे हैं, तो आप उनको सलाह दें कि भाई सीढ़ीदार खेती करिए, ये लैंडस्लाइड को रोकने का एक तरीका है। आपदा के टाइम पर हमेशा अवेयर रहें। आपदा में नुकसान होने और नुकसान से बचने में कुछ एक सेकंड का अंतर रहता है और एक मामूली सी अवेयरनेस का अंतर रहता है। जो मामूली थोड़ा भी अवेयर है वो आपदा के टाइम पर अपने आप को बचा के ले जाता है, और जो अवेयर नहीं रहता है, डिसीजन नहीं ले पाता है, वो आपदा के टाइम पर नुकसान झेल लेता है। तो आपदा के टाइम पर हमेशा अवेयर रहे। और जैसे जिनके मकान नदी के किनारे हैं वो हमेशा नज़र रखें कि नदी को संकेत देती है, अचानक से नदी का पानी नहीं बढ़ता है, धीरे धीरे पानी बढ़ता है, या फिर एक बार पूरा गंदा पानी आएगा मटमैला टाइप का, तो वो एक संकेत है कि ऊपर कहीं नदी में लैंडस्लाइड हुआ है, कहीं न कहीं से मिट्टी बह के आ रही है, इतना ज़्यादा हो सकता है लैंडस्लाइड हुआ हो सकता है उसने नदी का जो बहाव है आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से कहीं न कहीं रोक दिया हो थोड़ा बहुत, और वो जो पानी जमा होता रहेगा, अचानक से फिर सैलाब जैसा आएगा तो बहा ले जाएगा। उस कंडीशन में आपने ऐसे संकेतों को देख के क्या करना है, जिनके घर निचले इलाके में है वहाँ से अपना सेफ्टी से बचते हुए ऊपर के इलाकों में चले जाना है। रोड एक्सीडेंट के टाइम पे यहाँ पर रोड एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं, तो रोड एक्सीडेंट होने के कुछ रीजंस होते हैं, जैसे ओवर स्पीडिंग करना। आप में से बाइक चलाते टाइम कहीं सोचते होंगे तो और तेज चलाते हैं, तो दोनों बात करने लगे, वो करते होंगे दोनों। ओवर स्पीडिंग करनी है, कभी नहीं करनी है, अपनी जान का हमेशा ख्याल रखना है। ड्रिंक करके ड्राइव नहीं करनी है। जो ट्रैफिक रूल्स होते हैं उनका पालन करना है। ऐसे नहीं कि लेफ्ट में चलने को बोला है आप राइट में चल रहे हो, बिना हेलमेट के चल रहे हो, बिना सीट बेल्ट के चल रहे हो। गाड़ी की फिजिकल कंडीशन भी चेक करनी है रोड एक्सीडेंट से बचने के लिए। अगर कहीं आपको रोड डैमेज दिख रही है तो रोड को बनाने की जिम्मेदार कोई ना कोई एजेंसी तो होगी, कोई शासन प्रशासन के लोग होंगे। आप उचित माध्यम से उसकी कंप्लेन करिए और उसको ठीक करवाने की कार्रवाई करिए। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र कर रहे हैं, आपको लग रहा है कहीं पे जो ड्राइवर है वो ड्रिंक करके या ओवर स्पीडिंग करते हुए गाड़ी चला रहा है, तो उसके भी कंप्लेन के लिए नंबर होते हैं, उस पर कंप्लेन करिए और आप उसको टोक भी सकते हैं। तो छोटी छोटी अवेयरनेस से क्या होगा, आप लोग अपने आप को सेफ रख पाओगे। अभी मेरी टीम आपको कुछ आपदा के टाइम पे, आजकल एक हार्ट अटैक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है देश में। कोई भी आदमी जश्न मना रहा है, पार्टी में घूम रहा है
और डांस करते करते अचानक से गिर जाता है और गिर के फिर लोग बाग पूरी तरह से अफरा तफरी के माहौल में आ जाते हैं कि क्या करें क्या न करें। फिर कोई गाड़ी बुलाएगा, एम्बुलेंस बुलाएगा, उसको उठाएंगे, हॉस्पिटल ले जाएंगे और उसमें टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो उस टाइम पे हम अवेयरनेस रखते हुए कैसे किसी को बचा सकते हैं उसके बारे में एक CPR होता है, मेरे साथी सचिन बताएंगे। फर्स्ट एड किसी को जैसे घर में अर्थक्वेक के टाइम पे बिल्डिंग कोलैप्स हुई, अचानक से किसी का हाथ में चोट लगी या हाथ पर शीशा गिर गया, ईंट गिरी या कुछ ब्लीडिंग होने लगी, आप ब्लीडिंग को कैसे कंट्रोल कर सकते हो उसके बारे में बताएंगे। आप एक ऐसी जगह पे हो जहां से सिर्फ ट्रैकिंग करते हुए पैदल चलते हुए आ सकते हैं और एक विक्टिम को आपने रोड हेड तक लेके आना है, आपके पास स्ट्रेचर घर में है नहीं, तो उस कंडीशन में घरेलू सामान का इस्तेमाल करके स्ट्रेचर कैसे बना सकते हैं वो चीज बताएंगे। अगर स्ट्रेचर बनाने का सामान भी नहीं है तो एक आदमी या दो आदमी मिलके एक दो विक्टिम को किस तरीके से ला सकते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो अभी मेरी टीम आपको आगे रहेगी। थैंक यू। हमारी क्या क्लास है? CPR। तो अभी हम क्या है CPR के बारे में जानकारी हासिल करें। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने कभी CPR नाम सुना है या कहीं मोबाइल में TV में देखा हो? क्या होता है उसमें, क्या करते हैं? और बोले थे आप? जो मतलब पेशेंट है जिसको मतलब किसी वजह से बेहोश हो गया, मतलब हार्ट अटैक जैसा कुछ कंडीशन है तो उसमें CPR होती है। बहुत बढ़िया बताया इन्होंने लगभग। तो CPR का मतलब क्या है? CPR मतलब कार्डियो पुल्मोनरी रिससिएशन। कार्डियो मतलब हृदय, पुल्मोनरी मतलब हमारा लंग्स और रिससिएशन मतलब उसको दोबारा जीवित करना। मतलब यदि किसी कारणवश हमारा हृदय और लंग्स ने काम करना बंद कर दिया तो उसको क्या है, दोबारा पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम? CPR। CPR कोई मेडिसिन नहीं है कि किसी को हमने दी और वो तुरंत ठीक हो गया। ये क्या है, प्रक्रिया है हार्ट को, लंग्स को दोबारा जीवित करने की। अब इसमें दो ही चीज़ होती हैं, कंप्रेशन एंड रेस्क्यू ब्रीथ। अब कंप्रेशन चेस्ट को करते हैं हम हार्ट को, और रेस्क्यू ब्रीथ माउथ टू माउथ देते हैं। इसमें दो ही चीज़ करते हैं। अब उससे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि हमें पता कैसे लगेगा कि किसको CPR देना है या किसको नहीं देना है या कब देना है। ऐसा तो नहीं कि हम हर पेशेंट को CPR दे देंगे। तो किसको देंगे? हार्ट अटैक का नाम सुना आपने? क्या होता है हार्ट अटैक? हार्ट लंग्स तुरंत काम करना बंद कर देता है अचानक। और उसके बाद में होता क्या है कि हार्ट अटैक आने के बाद क्या हमारी बॉडी तुरंत डेथ हो जाती है? उसमें क्या है, 4 से 6 मिनट तक हमारे क्या ब्रेन सेल जीवित रहते हैं, वो क्या पूरी तरह से डेथ नहीं होता है। यदि उस 4 से 6 मिनट के अंदर अंदर हम CPR देते हैं तो उसको क्या है, बचाया जा सकता है। और इसके केस भी हैं। उस दिन पहले क्या है, एयरपोर्ट पे एक पैसेंजर को हार्ट अटैक आया। वहाँ पे एक लेडी डॉक्टर थी, उसने क्या है तुरंत उसको CPR दिया और वो बच गया। तो हमारे लिए क्या है, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है हमारी, उस पेशेंट के पास जाना और उसको पहचानना और उसको हार्ट अटैक आया, हार्ट बंद कर दिया या फिर उसका लंग्स में काम करना बंद कर दिया तो तुरंत उसको क्या है, CPR। तो ये तो पता लग गया किसको CPR देना। 10 बजे अब किसको नहीं देना? सबसे पहले तो क्या है, किसी भी जीवित व्यक्ति को CPR नहीं देना। कभी भी ये नहीं करना कि यहाँ पे सीख के जाने के बाद आप आपस में ट्राई करो, ठीक है? क्योंकि कहीं कहीं होता है क्या, स्कूल में बच्चे सीख के जाते हैं और आपस में ट्राई करने लग जाते हैं। तो हमारे पास क्या है, जिसको भी ट्राई करना होगा वो इस पर करेगा, आपस में ट्राई नहीं करेगा। अब ये कितनी बार कंप्रेस करना है? 30 बार। 30 बार कंप्रेस करेंगे और 2 बार रेस्क्यू ब्रीथ करेंगे। अब 30 बार किस तरह से करना है वो देखिए। 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 9 and 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 1.
इन्होंने क्या है 29 के बाद 1 काउंट करा, मतलब ये गिनती कर रहे हैं कि कितनी बार ये CPR दे। अब 30 बार इन्होंने कंप्रेस करा। उसके बाद में यदि आपके पास में दूसरा व्यक्ति है कोई मदद के लिए, तो क्या है वो रेस्क्यू ब्रीथ देगा। रेस्क्यू ब्रीथ देने के लिए डायरेक्ट आपको माउथ टू माउथ नहीं देना है। आपको क्या करना है, हमारे पास तो ये CPR मास्क है, आपको थोड़ी मिलेगा उस समय पर, तो आप क्या करोगे, आपके पास में रुमाल हो या कोई साफ कपड़ा हो, गमछा हो, चुन्नी हो, वो क्या है उसके मुंह पर रखना है। क्यों रखना है मुंह पर? ताकि यदि वो किसी भी बीमारी से ग्रसित है या उसको कोई भी मतलब उसकी वजह से आपको दिक्कत ना हो, आप इन्फेक्टेड ना हो, इसलिए क्या है अपना बचाव भी रखना है। और सांस लेते समय एक चीज़ का ध्यान रखना है कि उसका क्या है, नाक बंद करना है, क्योंकि जब आप 2 बार सांस दोगे तो उसमें क्या है, अगर नाक बंद नहीं करोगे तो नाक के रास्ते वापस भी आ जाएंगे। तो पहले अपने अंदर भरेंगे, फिर उसके बाद 2 बार छोड़ेंगे। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन आता है कि हम ऑक्सीजन तो लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो हम क्या इसको कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं? बताओ कोई भी। अच्छा, हमारे एटमॉस्फेयर में कितने % ऑक्सीजन होती है? लगभग 21%। तो 21% हमने ली, तो क्या हम पूरी 21 थोड़ी ग्रहण करते हैं? 21 हमने ली, 21 लेने के बाद में क्या 5 से 6% ऑक्सीजन लंग्स ने यूज़ करी, तो बाकी क्या 16% 15% वापिस। तो इसके लिए क्या है 15-16% काफ़ी है। इसीलिए क्या हमने 2 बार रेस्क्यू ब्रीथ दे दिया। फिर सेम प्रक्रिया 30 बार कंप्रेस करेंगे, 2 बार रेस्क्यू। तो ये प्रक्रिया कब तक करेंगे? जब तक वो पेशेंट या तो होश में ना आ जाए या फिर आपके पास में आपसे ज़्यादा जानकारी वाला व्यक्ति, कोई डॉक्टर या फिर एम्बुलेंस उसके पास ना पहुंच जाए, क्योंकि ये क्या है आपका लास्ट प्रयास है किसी व्यक्ति को बचाने के लिए। क्योंकि यदि आपने इमीडिएट एक्शन नहीं करा और वो टाइम निकल गया, आप सोचो कि 1 घंटे बाद CPR दोगे बच जाएगा, तो लगभग इम्पॉसिबल। क्योंकि जो आपको बताया जो 4 से 6-8 मिनट का टाइम है, यदि आपको नहीं भी पता है कि कब ये बेहोश हुआ है, कब इसका हार्ट ने काम करना बंद करा है, आप फिर भी अपनी तरफ से क्या है एक प्रयास कर सकते हो। तो आगे सबको समझ में CPR में किसी का कोई भी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, तो आप फोन करके दिखाएगा। इसको ट्राई करना इधर ही करेगा। तुम्हारे क्वेश्चन नहीं तो मेरे क्वेश्चन है, बताओ। हम यही वाली पल्स क्यों चेक करते हैं? साथ ही इसी पल्स के माध्यम से जो ब्लड है हमारी बॉडी में ब्रेन को सप्लाई होता है, और हमारी बॉडी, हमारा हार्ट ब्रेन को आखिरी सांस तक ब्लड सप्लाई करने की कोशिश करता है। सारे बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनमें ब्लड की सप्लाई रुक जाएगी, लेकिन आखिरी टाइम पर भी हमारा जो हार्ट है वो कोशिश करेगा कि ब्रेन को सप्लाई मिलती रहे। तो ये वाली पल्स जो है सबसे आखिर में ही बंद होगी। तो उस कंडीशन में भी इस पल्स को चेक करते हैं। अभी 2 बच्चे आओ, कर लो प्रैक्टिस ना, आगे एक जाओ भाई, कोई भी चले जाओ तो। चलो जाओ, नवनीत उठ जा। चलो बेटा, एक और। 2 लड़की आओ, कोई नवनीत आ जा, चल एक और आ जाओ इसके साथ, एक और आगे चल। छोटे बच्चे जाओ। और ये ऐसी चीज है, अगर कहीं भी जैसे ऐसी घटनाएं हो रही ना, डांस करते करते कोई व्यक्ति गिर गया, कुछ हो गया, अगर उसको CPR दिया जाए तो शायद उसकी जान बच सकती है। क्योंकि इसमें ब्रेन को 6 से 8 मिनट का टाइम लगता है डेड होने में। 8 मिनट से ऊपर होने लगे तो फिर ये हार्ट अटैक के पेशेंट को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले क्या, क्योंकि सबसे पहले ये हो ना, डायरेक्ट तो कुछ भी भाई काम ये नहीं करने लग तो जाते। एक सिखलाई है कि भाई साहब आप ठीक हो पूछ रहे हैं। आपका कोई भी है, जो भी है, आप उसको अपनी भाषा में या अपने तरीके से पूछ सकते हैं। ये तो एक सिखलाई के तौर पर है कि ऐसे बता रहे हैं आप कोई और तरीका है और तरीके से बोल के भी पूछ सकते हैं। आपने क्या ये रेस्पॉन्स चेक कर लिया, कोई जवाब नहीं दिया, तुरंत क्या करना है आपको, एम्बुलेंस को सूचित करना। एम्बुलेंस को सूचित करते समय एक चीज़ का वो ध्यान रखना, उसको एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है, ताकि वो
समय व्यर्थ न करते हुए सही टाइम पर पहुँचे। एम्बुलेंस को सूचित भी कर दिया, उसके बाद में क्या करेंगे, इनकी पल्स चेक करेंगे। हाँ, कहीं से भी कर सकते हो, इधर से भी कर सकते हो, करो चेक। पल्स की एक्शन है, तुरंत क्या करना है, स्टार्ट कीजिए। अब CPR के लिए आपने क्या है, इसके साथ में एम्बुलेंस क्योंकि ये आसान है दबना, जब आप रियल में दोगे तो नहीं आसान है इतना दबना, क्योंकि एक एडल्ट के केस में क्या 5 से 6 सेंटीमीटर दबना चाहिए। काउंट भी करना है ताकि क्या सांस वाले को भी मौका मिल सके। दो बार क्या ना पहले अपने अंदर छोड़ो और जोर से उसके अंदर पहले अंदर ऐसे लेना, ऐसे फिर क्या है, बीच बीच में क्या पल्स चेक करते रहना। वैसे तो आपको पता लग ही जाएगा जब पल्स क्या है, तो उसका क्या है, एक तो कलर चेंज हो जाएगा। जो है 30 कंप्रेशन और 2 ब्रीदिंग के 5 सर्किल दिए जाते हैं। 5 सर्किल के बाद इसकी पल्स चेक करी जाएगी। अगर 5 सर्किल के बाद पल्स आती है तो ठीक है, नहीं तो दोबारा से यही प्रक्रिया दोहराती रहनी है। कब तक दोहराती है ये बता दिया था उस्ताद ने कि जब तक या तो उसकी पल्स वापस ना आ जाए, और जब तक या फिर तुमसे ज़्यादा एडवांस कोई डॉक्टर या कोई वहाँ पे एम्बुलेंस ना पहुँच जाए। हो सकता है आप बातें नहीं पहले बेटा, ही सर्किल यहाँ से में समझे, आपकी बहुत तो इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। पहली बारी दबा रहे हो, उसमें ही वो हिलने डुलने लगे तो CPR रोक देना है और उसको जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल लेके चले जाना है। आ जाओ, तो बच भी आ जाओ, ये चेक जाओ काजल। एक आइडिया है, तो क्या नाम है, तेरे बगल में सिखलाई जो एक बैठा हुआ है तरीका होती है, यहाँ ढंग से बैठा सिखलाई का है, एक तरीका है। और ये साइड मुंह में क्यों नहीं जा रहा है, आप तो इसे जमाने अपने मूल जीवन में किस तरीके से अप्लाई करते हो वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। आप इसको मोबाइल में भी देख सकते हो, उसमें भी सेम यही है। इसमें क्या आपको डायरेक्ट सामने दिखाई दे रहा है। दूसरा जो डायरेक्ट प्रैक्टिकली चीज़ होती है, ये कि हमारे दिमाग में रहती है। अच्छा, जब भी कभी जरूरत पड़ती है तो अचानक क्या है, याद आ जाती है कि हमने कहीं देखा था ऐसे। हेलो अंकल, आप ठीक हो? हेलो अंकल, आप ठीक हो? तुरंत क्या करेंगे, आप क्या करना है, एक तो दूसरी वाली एम्बुलेंस को कॉल करके और तो उसकी पल्स चेक करके पल्स की चेक करो। पल्स चेक करके फिर पल्स भी नहीं मिली तो मैं तुम एम्बुलेंस को कॉल कर दो, सीधे अपने हाथ कॉर्नी पर से छोड़ एक बार जहाँ रख लिए हाथ, एक बार जहाँ जमा दिए वहीं पर जमे रहेंगे जब आप प्रेस करोगे। धीरे धीरे नहीं करना है, ये आप फास्ट दबाना है। इतनी स्पीड से करना है कि आप 1 मिनट में 100 से 120 बार दबा दो। लगभग 1 सेकंड में 2 बार। एक बार आपको कितनी स्पीड से दबाना है। इधर से बैठ। ठीक बैठी है। हाँ हाँ, 44 साल में
अच्छा इधर से ब्लड बहता रहता है और उसके नजदीक कोई जाता नहीं। स्कूल जाते हैं क्यों लोग नहीं जाता कोई? 10 से 12 टीचर थे गाड़ी में। हाँ, ताकि हमारा नाम ना आ जाए, पुलिस हमें ना ले जाए पटना। लेकिन क्या है, अभी ऐसा नहीं है, अभी ऐसा कानून है कि आप क्या है उसकी मदद कर सकते हो। इंडियन पैनल कोड सेक्शन 92 के तहत आपको ये अधिकार है कि आप किसी जरूरतमंद के गुड फेथ के लिए मदद करो। ठीक है, अभी आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो जब भी जहाँ भी आप बाकी क्लोज करो, सुनो आगे। जब भी आपको इस तरह की कंडीशन मिलती है तो सबसे पहले क्या करना है, आपको उस व्यक्ति के पास जाना है। यदि वो होश में है तो आप उससे पूछ सकते हो भाई साहब क्या हुआ, या जहाँ भी उनका ब्लड लॉस हो रहा होगा वो बताई देगा या आपको दिखाई भी देगा। यदि वो व्यक्ति होश में नहीं है, बेहोश है और ब्लड बह रहा है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको उसका ब्लड रोकना होगा। अब ब्लड रोकने के क्या है, नॉर्मली हमारे पास 4 तरीके। वैसे तो आप सभी को पता ही होगा, लेकिन ये क्या है, एक थोड़ा सा सुधार करते हुए या एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको क्या बताया जाएगा कि किस तरह से आप उस व्यक्ति का ब्लड रोक सकते हो। तो पहला जो पॉइंट है हमारा वो क्या है, डायरेक्ट प्रेशर, मतलब सीधा दबाव। यदि किसी व्यक्ति के कहीं भी ब्लड लॉस हो रहा है, हाथ पैर या कहीं भी, तो आप क्या करते हो, नहीं कट जाता है तो डायरेक्ट दबा देते हो ना हाथ से। तो बस उसमें क्या करना, आपको हाथ से नहीं दबाना, आपके पास में कोई साफ कपड़ा हो, रुमाल हो, उससे दबाना। ताकि क्या है, आप डायरेक्ट हाथ से दबाओगे, उससे क्या है वो और इन्फेक्शन होगा। इसीलिए आपने क्या है, जैसे इनका हाथ में मारे कट गया या एक्सीडेंट हुआ, जिनका ब्लड बह रहा है, तो साफ कपड़ा लिया, दबा दिया। अब दबाने के बाद में क्या करोगे, इसको बाद में ये लगभग 5 से 6 मिनट तक आपको दबा कर रखना है, या फिर आप किसी भी आपके पास ना, हमारे पास तो ये पट्टी है, बैंडेज है, लेकिन आपके पास में जो भी कपड़ा उससे क्या है बांध देना, ताकि आप कब तक पकड़ कर रखोगे इसको। दूसरा इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि बीच बीच में आपको हटा कर नहीं देखना, क्योंकि हमारा ब्लड क्या है 5 से 6 मिनट लेता है क्लॉट होने में, इसलिए इसको बार बार हटा कर नहीं देखना। अब यदि ब्लड फिर भी नहीं रुक रहा, ज्यादा मात्रा में ब्लड बह रहा है, तब क्या करना है, तब के लिए हमारा दूसरा पॉइंट वो क्या है, एलिवेशन। क्या मतलब होता है एलिवेशन का, उठाना, एलिवेट करना। अब कितना एलिवेट करना, हमारे हार्ट से ऊपर, क्योंकि ब्लड हमारा कहाँ से पंप हो रहा है, हमारे हार्ट से, और यदि हार्ट से ऊपर रखेंगे तो फ्लो कम हो जाएगा। इस तरह से आप देखते हो पानी के पाइप को जितना हाइट में लेके जाते हैं फ्लो कम हो जाता है ना, सेम उसी तरह इसको क्या है हाथ ऊपर उठाना। इसके साथ साथ एक चीज का और ध्यान रखना है कि इनसे क्या है बातचीत भी करते रहना, इनका क्या हौसला बढ़ाना। ऐसा नहीं करना है कि इनको कम चोट लगी है और आप ज्यादा बता दो, बहुत चोट लग गई भाई, बहुत, ऐसा नहीं करना, क्योंकि उससे क्या है वो व्यक्ति शोक में भी जा सकता है। तो आपने क्या उसका हौसला बढ़ाना है, और उसमें क्या है साथ साथ जो आपके पास में ट्रीटमेंट है वो करते रहना। तो दूसरा पॉइंट बता दें आपको, एलिवेशन। अब यदि फिर भी नहीं रुक रहा, ब्लड ज़्यादा बह रहा, तब क्या करोगे, तब के लिए हमारा तीसरा पॉइंट प्रेशर पॉइंट, मतलब उस पॉइंट को दबाना जहाँ से क्या ब्लड ज़्यादा मात्रा में निकल रहा हो या ज़्यादा प्रेशर से निकल रहा हो। तो कहाँ से निकलेगा वो, हमारी सिंगल आर्टरी से। वो कहाँ पर मिलेगी आपको, सिंगल बोन के पास में। तो जहाँ पे ब्लड बह रहा है उससे ऊपर जहाँ भी सिंगल आर्टरी है, सिंगल बोन है, उसके पास में क्या आपको दबाना। आपने कभी कभी देखा होगा कि आप सोचते सोचते हाथ पूरा रह जाता है, हाथ दब जाता है सिर के नीचे, तो क्या होता है हाथ हमारा पूरा सुन हो जाता है ना, पता नहीं लगता हाथ है या नहीं। तो उसमें यही होता है, वो नस आर्टरी दब जाती है और आगे का फ्लो बंद हो जाता है। तो आपने क्या करना, उसको दबाना। अब यदि ब्लड फिर भी नहीं रुक रहा है या कोई पार्ट कट के अलग हो गया, तो वो क्या है इतनी आसानी से ब्लड नहीं रुकेगा। उसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले तो जो भी वो कटा हुआ पार्ट है उसको किसी पॉलीथीन बैग के अंदर बंद करना। यदि आपके पास में बर्फ़ या आइस बॉक्स कुछ है तो उसके अंदर रखना, नहीं तो पॉलीथीन के अंदर बंद करके उसको क्या साथ में ले जाना। दूसरा, उसके लिए आप क्या करोगे, चौथा पॉइंट टोर्निकेट, मतलब बांधना। बांधोगे किस चीज़ से, कोई भी कपड़ा हो, रस्सी हो, गमछा हो, उससे क्या है बांध सको, जो कि आपको उस समय पे मिल सके। तो आपने बांधना है। बांधते समय एक चीज़ का ध्यान रखना है, सबसे पहले आपने एक गांठ लगाई,
उसके बाद में क्या करना है, कोई लकड़ी या पेन हो उसको रखना और उसके बाद में फिर दूसरी गांठ लगा देना, ताकि क्या आप उसको टाइट करना आसान हो, क्योंकि टाइट करना ना हमें डायरेक्ट ऐसे तो टाइट होगा नहीं। तो आपने क्या टाइट करना, टाइट करते समय इसे क्या बात पूछना भी है यदि उसमें वैसा ज़्यादा टाइट नहीं होगा। ये क्या है, इतना टाइट करना है ताकि जो उस कटे हुए पार्ट के आगे के सेल वे जीवित रहें। इतना बिल्कुल भी बंद नहीं कर देना कि वो आगे के सेल मर जाएं और फिर ज़्यादा देर बाद आप उसको खोलोगे तो वह क्या है, पूरी बॉडी में फैल जाए, जो कि क्या है पॉइजन का काम करेगा। ठीक। दूसरा, इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आपको बांधते समय इसका क्या टाइम नोट करना है। आपको इसको 5 से 10-15 मिनट के अंदर तो हर 2 सेकंड के लिए थोड़ा यूज करना, उसके बाद फिर टाइट कर देना और जैसे ही एम्बुलेंस आती है तुरंत क्या इसको हॉस्पिटल भेज देना। तो कौन कौन से पॉइंट हो, पहला डायरेक्ट प्रेशर सीधा दबाव, दूसरा एलिवेशन उठाना, तीसरा प्रेशर पॉइंट और चौथा टोन। यही 4 पॉइंट और ये लगभग आपको पता भी होंगे, तो कर लोगे सभी। अब कौन करके दिखाएगा, आ जाओ कोई भी। ये आपको कभी भी स्कूल में या कहीं भी खेलते खेलते चोट, क्योंकि सबसे पहले ये पूछते ही हो ना, डायरेक्ट तो कुछ भी भाई काम ये नहीं तो करने लग जाते। एक सिखलाई है कि भाई साहब आप ठीक हो पूछ रहे हैं। आपका कोई भी है जो भी है आप उसको अपनी भाषा में या अपने तरीके से पूछ सकते हैं। ये तो एक सिखलाई के तौर पर है कि ऐसे बता रहे हैं आप कोई और तरीका है और तरीके से बोल के भी नहीं कर सकते। आपने क्या है, ये रेस्पॉन्स चेक कर लेना, कोई जवाब नहीं दिया, तुरंत क्या करना है आपको, एम्बुलेंस को सूचित करना। एम्बुलेंस को सूचित करते समय एक चीज़ का वो ध्यान रखना, उसको एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है ताकि वो समय व्यर्थ न करते हुए सही टाइम पर पहुँचे। एम्बुलेंस को सूचित कर दिया, उसके बाद में क्या करेंगे, इनकी पल्स चेक करेंगे। हाँ, कहीं से भी कर सकते, इधर से भी कर सकते, तुरंत क्या करना है, स्टार्ट CPR के लिए आपने क्या है इसके साथ में क्योंकि ये आसान है दबना, जब आप रियल में दोगे तो नहीं आसान है इतना दबना, क्योंकि एक एडल्ट के केस में क्या 5 से 6 सेंटीमीटर दबना चाहिए। काउंट भी करना है ताकि क्या सांस वाले को भी मौका मिल सके। दो बार क्या ना पहले अपने अंदर छोड़ो और जोर से उसके अंदर पहले अंदर ऐसे लेना, ऐसे फिर क्या है, बीच बीच में क्या पल्स चेक करते रहना। वैसे तो आपको पता लग ही जाएगा जब पल्स क्या है, उसका क्या है, एक तो कलर चेंज हो जाएगा, दूसरा तो आपको ये जो है 30 कंप्रेशन और 2 ब्रीदिंग के 5 सर्किल दिए जाते हैं। 5 सर्किल के बाद इसकी पल्स चेक करी जाएगी। अगर 5 सर्किल के बाद पल्स आती है तो ठीक है, नहीं तो दोबारा से यही प्रक्रिया दोहराती रहनी है। कब तक दोहराती है ये बता दिया था उस्ताद ने कि जब तक या तो उसकी पल्स वापस ना आ जाए और जब तक या फिर तुमसे ज़्यादा एडवांस कोई डॉक्टर या कोई वहाँ पे एम्बुलेंस ना पहुँच जाए। हो सकता है आप पहले ही सर्किल में संजय बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दबा रहे उसमें ही वो हिलने डुलने लगे तो CPR रोक देना है और उसको जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल लेके चले जाना है। आ जाओ, तो बच में आ जाओ, ये चेक एक आइडिया है, तो क्या नाम है तेरे बगल में सिखलाई जो एक बैठा हुआ है तरीका होती है, ढंग से बैठा सिखलाई है। का एक तरीका है। और ये साइड मुंह में क्यों नहीं आ रहा है तेरे जवान? अपने मूल जीवन में किस तरीके से अप्लाई करते हो वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है।
मोबाइल में भी देख सकते हो, उसमें भी सेम यही है। इसमें क्या आपको डायरेक्ट सामने दिखाई दे रहा है। दूसरा जो डायरेक्ट प्रैक्टिकली चीज़ होती है, ये कि हमारे दिमाग में रहती है। अच्छा, जब भी कभी जरूरत पड़ती है तो अचानक क्या है, याद आ जाती है कि हमने कहीं देखा था ऐसे। हेलो अंकल, आप ठीक हो? हेलो अंकल, आप ठीक हो? आप क्या करना है, एक तो दूसरी वाली एम्बुलेंस को कॉल करके और तो उसके पास चेक करके पल्स भी चेक करो। पल्स चेक करके फिर पल्स भी नहीं मिली तो मैं तुम एम्बुलेंस को कॉल कर दो, सीधे अपने हाथ कॉर्नी पर से छोड़ एक बार रख लिए हाथ, एक बार जहाँ जमा दिए वहीं पर जमे रहेंगे जब आप प्रेस करोगे। धीरे धीरे नहीं करना है, ये आपको सांस दबाना है। इतनी स्पीड से करना है कि आप 1 मिनट में 100 से 120 बार दबा सकते हो। लगभग 1 सेकंड में 2 बार। देखो आपको कितनी स्पीड से दबाना है। इधर से बैठ हाँ हाँ, देखो वाली साउंड में जा रहा था एक ड्राइवर तो कहीं गाड़ी से। क्या है, अच्छा, इधर से ब्लड बहता रहता है और उसके नजदीक कोई जाता नहीं। स्कूल जाते हैं लोग क्यों नहीं जाता कोई? 10 से 12 टीचर थे गाड़ी में। हाँ, ताकि हमारा नाम ना आ जाए, पुलिस हमें ना ले जाए पड़े। लेकिन क्या है, अभी ऐसा नहीं है। अभी ऐसा कानून है कि आप क्या है उसकी मदद कर सकते हो। इंडियन पैनल कोड सेक्शन 92 के तहत आपको ये अधिकार है कि आप किसी जरूरतमंद की गुड फेथ के लिए मदद करो। ठीक है, अभी आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो जब भी जहाँ भी आप बातचीत मत करो, सुनो आगे। तो जब भी आपको इस तरह की कंडीशन मिलती है तो सबसे पहले क्या करना है, आपको उस व्यक्ति के पास जाना है। यदि वो होश में है तो आप उससे पूछ सकते हो भाई साहब क्या हुआ, या जहाँ भी उनका ब्लड लॉस हो रहा होगा वो बताई देगा या आपको दिखाई भी देगा। यदि वो व्यक्ति होश में नहीं है, बेहोश है और ब्लड बह रहा है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको उसका ब्लड रोकना होगा। अब ब्लड रोकने के क्या है, नॉर्मली हमारे पास 4 तरीके। वैसे तो आप सभी को पता ही होगा, लेकिन ये क्या है, एक थोड़ा सा सुधार करते हुए या एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको क्या बताया जाएगा कि किस तरह से आप उस व्यक्ति का ब्लड रोक सकते हो। तो पहला जो पॉइंट है हमारा वो क्या है, डायरेक्ट प्रेशर, मतलब सीधा दबाव। यदि किसी व्यक्ति के कहीं भी ब्लड लॉस हो रहा है, हाथ पैर या कहीं भी, तो आप क्या करते हो, नहीं कट जाता है तो डायरेक्ट दबा देते हो ना हाथ से। तो बस उसमें क्या करना, आपको हाथ से नहीं दबाना, आपके पास में कोई साफ कपड़ा हो, रुमाल हो, उससे दबाना। ताकि क्या है, आप डायरेक्ट हाथ से दबाओगे उससे क्या है, तो और इन्फेक्शन होगा। इसीलिए आपने क्या है, जैसे इनका हाथ में मारे कट गया या एक्सीडेंट हुआ, जिनका ब्लड बह रहा है, तो साफ कपड़ा लिया, दबा दिया। दबाने के बाद में क्या करोगे, इसको बाद में ये लगभग 5 से 6 मिनट तक आपको दबा कर रखना है, या फिर आप किसी भी आपके पास ना, हमारे पास तो ये पट्टी है, बैंडेज है, लेकिन आपके पास में जो भी कपड़ा उससे क्या है बांध देना, ताकि आप कब तक पकड़ कर रखोगे इसको। दूसरा इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि बीच बीच में आपको हटा कर नहीं देखना, क्योंकि हमारा ब्लड क्या है 5 से 6 मिनट लेता है क्लॉट होने में, इसलिए इसको बार बार हटा कर नहीं देखना। अब यदि ब्लड फिर भी नहीं रुक रहा, ज्यादा मात्रा में ब्लड बह रहा है, तब क्या करना है आपको, तब के लिए हमारा दूसरा पॉइंट वो क्या है, एलिवेशन। क्या मतलब होता है एलिवेशन का, उठाना, एलिवेट करना। अब कितना एलिवेट करना, हमारे हार्ट से ऊपर,
क्योंकि ब्लड हमारा कहाँ से पंप हो रहा है, हमारे हार्ट से, और यदि हार्ट से ऊपर रखेंगे तो फ्लो कम हो जाएगा। इस तरह से आप देखते हो पानी के पाइप को जितना हाइट में लेके जाते हैं फ्लो कम हो जाता है ना, सेम उसी तरह इसको क्या है हाथ ऊपर उठाना। इसके साथ साथ एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि इनसे क्या है बातचीत भी करते रहना, इनका क्या हौसला बढ़ाना। ऐसा नहीं करना है कि इनको कम चोट लगी है और आप ज़्यादा बता दो, बहुत चोट लग रही है भाई बहुत, ऐसा नहीं करना क्योंकि उससे क्या है वो व्यक्ति शोक में भी जा सकता है। तो आपने क्या उसका हौसला बढ़ाना है और उसमें क्या है साथ साथ जो आपके पास में ट्रीटमेंट है वो करते रहना। तो दूसरा पॉइंट बता दें आपको एनिमेशन। अब यदि फिर भी नहीं रुक रहा, ब्लड ज़्यादा बह रहा, तब क्या करोगे? तब भी हमारा तीसरा पॉइंट प्रेशर पॉइंट, मतलब उस पॉइंट को दबाना जहाँ से क्या ब्लड ज़्यादा मात्रा में निकल रहा हो या ज़्यादा प्रेशर से निकल रहा हो। तो कहाँ से निकलेगा वो? हमारी सिंगल आर्टरी से। वो कहाँ पर मिलेगी आपको? सिंगल बोन के पास में। तो जहाँ पर ब्लड बह रहा है उससे ऊपर जहाँ भी सिंगल आर्टरी है, सिंगल बोन है, उसके पास में क्या आपको दबाना। आपने कभी कभी देखा होगा कि आप सोते सोते हाथ पूरा रह जाता है, हाथ दब जाता है सिर के नीचे, तो क्या होता है हाथ हमारा पूरा सुन हो जाता है ना, पता नहीं लगता हाथ है या नहीं। तो उसमें यही होता है वो नस आर्टरी दब जाती है और आगे का फ्लो बंद हो जाता है। तो आपने क्या करना है उसको दबाना। अब यदि ब्लड फिर भी नहीं रुक रहा है या कोई पार्ट कट के अलग हो गया तो वो क्या है इतनी आसानी से ब्लड नहीं रुकेगा। उसके लिए क्या करना है आपको? सबसे पहले तो जो भी वो कटा हुआ पार्ट है उसको किसी पॉलीथीन बैग के अंदर बंद करना। यदि आपके पास में बर्फ़ या आइस बॉक्स कुछ है तो उसके अंदर रखना, नहीं तो पॉलीथीन के अंदर बंद करके उसको क्या साथ में ले जाना। दूसरा उसके लिए आप क्या करोगे? चौथा पॉइंट टॉर्निकेट, मतलब बांधना। बांधोगे किस चीज़ से? कोई भी कपड़ा हो, रस्सी हो, गमछा हो, उससे क्या है बांध सको जो कि आपको उस समय पे मिल सके। तो आपने बांधना है। बांधते समय एक चीज़ का ध्यान रखना है, सबसे पहले आपने एक गांठ लगाई, उसके बाद में क्या करना है कोई लकड़ी या पेन हो उसको रखना और उसके बाद में फिर दूसरी गांठ लगा देना, ताकि क्या आप उसको टाइट करना आसान हो। क्योंकि टाइट करना आना हमें डायरेक्ट ऐसे तो टाइट होगा नहीं। तो आपने क्या टाइट करना, टाइट करते समय इसे क्या बात पूछना भी है कि उसमें वैसा ज़्यादा टाइट नहीं होगा। ये क्या है इतना टाइट करना है ताकि जो उस कटे हुए पार्ट के आगे के सेल हैं वे जीवित रहें। इतना बिल्कुल भी बंद नहीं कर देना कि वो आगे के सेल मर जाएं और फिर ज़्यादा देर बाद आप उसको खोल लोगे तो वह क्या है पूरी बॉडी में फैल जाए, जो कि क्या है पॉइजन का काम करता है। ठीक। दूसरा इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आपको बांधते समय इसका क्या टाइम नोट करना है। आपको इसको 5 से 10-15 मिनट के अंदर तो हर 2 सेकंड के लिए थोड़ा यूज़ करना, इसके बाद फिर टाइट कर देना। और जैसे ही एम्बुलेंस आती है तुरंत क्या इसको हॉस्पिटल भेज देना। तो कौन कौन से पॉइंट? पहला डायरेक्ट प्रेशर, सीधा दबाव। दूसरा एलिवेशन आना। तीसरा प्रेशर पॉइंट और चौथा टॉर्निकेट। यही 4 पॉइंट और ये लगभग आपको पता भी होंगे। तो कर लोगे सभी? अब फोन करके दिखाएगा। आ जाओ कोई भी। ये आपको कभी भी स्कूल में या कहीं भी खेलते खेलते चोट हमारे जो शरीर की बाहरी एक्सट्रीमिटीज है, हाथ या हमारे पैर, उसी पे ये चारों अप्लाई कर सकते हैं। यदि सिर में चोट लगी है तब टॉर्निकेट कहाँ करोगे? गले में। तो सिर की चोट में ये क्या है अप्लाई नहीं होगा लास्ट। उसमें केवल आप डायरेक्ट प्रेशर कर सकते हो। एलिवेट तो ऑटोमेटिक हमारा सिर हार्ट से ऊपर है ही, ठीक है। उसमें क्या टॉर्निकेट नहीं करना है। उसमें आप
जिस तरह से लड़के चुन्नी नहीं बांधते, कोई साफ कपड़ा रखा, आपके पास कोई काटने की चीज़ है तो उसके बाद काट कर कपड़ा रखा, उसके बाद में क्या है उसको बांध देना ताकि वो क्या है रुका रहे, आपको ज़्यादा देर पकड़ के ना रखना पड़े। अभी नहीं टूटेगी, ठीक टूट सकती है, बोन की फ्रैक्चर हो सकती है नहीं, उस केस में क्या उसको ऐसे ही लेकर चले जाओगे? अरे इसको वो भी बताओ पहले, जैसे ये कोहनी वगैरह जैसे गेम खेलते टाइम डिसलोकेट हो गई तो स्लिंग और स्विच के माध्यम से इसको कैसे स्टेबल करना है? तो या तो बोन फ्रैक्चर हो या अभी गेम खेलते खेलते अचानक किसी को कुछ ऐसा हो जाए, डिसलोकेट हो जाता है, हट जाता है, तो उसमें उसको क्या है ऐसे ही लटका कर नहीं ले जाना। तब उसको क्या करोगे, उसको क्या है एक जगह स्टेबल कर कर किसी माध्यम से, जो बताएंगे आपको किस तरह से करना है, उसके माध्यम से आपको एक ले जाना हो। जैसे डॉक्टर ने प्लास्टर बांध देता है, किस लिए बांधता है? ताकि वो बोन एक जगह स्थिर रहे और कोई रुक रहे। तो आपको क्या करना है, आपके पास में कोई जैसे कॉपी हुई, स्कूल बैग में कॉपी तो रहती है, किताब या फिर कोई कंबल टाइप का हो, उसको क्या है यहाँ पे रखना और बांध देना, और बांध कर इस तरह से एक जगह स्टेबल कर लेना ताकि वो क्या हिले ना। इसमें क्या करना है, एक जगह पर इस तरह से गांठ लगा दीजिए ताकि जब आप कोहनी के माध्यम से इसको क्या बांधोगे तो ये क्या स्लिप नहीं होगा। कितना कर इसका फोटो दीजिए घर में तो ठीक है। अर्थक्वेक के टाइम पे कैसे बचे, लैंडस्लाइड से कैसे बचे, मेडिकल का भी कुछ नहीं पूछा। अब आपने victim का इलाज भी कर दिया, इसको लेके कैसे जाओगे? अगर आपका तो आपको हम बताएंगे, हमें इम्प्रोवाइज स्ट्रेचर बनाना है। आपके किस किस के घर में स्ट्रेचर है बताओ, हाथ खड़ा करो जिसके घर में स्ट्रेचर है। लेकिन जब हम आपको बता देंगे तब आप सब बोलोगे कि हमारे घर में है। तो उसके लिए सिर्फ 2 पोल, 2 सीधे डंडे या और भी कोई दूसरी लकड़ी, बांस कुछ भी हो सीधा हो, वो 2 चाहिए बस, और एक कंबल चाहिए। अभी देखना ये कंबल है खुला हुआ, उसको ये मेरे रेस्ट में किस तरीके से फोल्ड करेंगे, इसको फोल्डो भरिए जैसे ये कंबल है। अभी क्या करना है, एक सीधा कंबल है, इसमें बीच में एक पोल रखना है। पोल रखने के बाद कंबल को एक साइड से फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद दूसरा जो पोल है इसके ऊपर रखना है, और जो बचा हुआ कंबल है उसको क्या करना है, ओवरलैप कर देना है उस साइड, थोड़ा सा ओवरलैप करके रखना है। और ये क्या बन गया, स्ट्रेचर बन गया। रखो। अभी क्या है, अभी इस पर जैसे देखो, कोई भी आप मतलब एक नॉर्मल विक्टिम है, आप कोई
ज़्यादा ही मोटापे से ग्रसित 150-200 किलो का आदमी हो उसके लिए तो नहीं सूटेबल है, लेकिन एक नॉर्मल आदमी के लिए सूटेबल है। चलो दो बच्चे आओ। ये चीज आप अपने पास अगर आपके मन में आइडिया है तो आप स्ट्रक्चर बना के किसी को ले जा सकते हो। देखो विक्टिम भी कैसा अपने आप उठ के भाग रहा है बस 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 बस। आप स्ट्रेचर जब बनाओगे तो अब मान लो अचानक से कोई बच्चा ही है, किसी को चोट लगी, अगर उसको हम बेतरतीब गोदी में उठा के ऐसे लेके जाते हैं तो चोट बढ़ सकती है या किसी का हाथ खींच के ले जाते हैं। इसलिए ये कहीं भी नहीं जाएगा, कहीं आराम से कितनी भी दूर ले जाओ, ठीक है। कभी भी ले जाओगे तो हाइट साइड मूव करना है। अभी बताएंगे आपको फायरमैन लिफ्ट कि एक आदमी एक बंदे को अगर स्ट्रेचर भी नहीं अवेलेबल है तो किस तरीके से उठा के ले जाता है। चल भाई देखो उधर देखो। अब इस शख्स को देखो, इसने क्या है, बातचीत नहीं, इसने एक व्यक्ति को उठाया, इसका जो सिर है अपनी कोहनी पर टकाया ताकि ले जाते टाइम गर्दन इसकी हिले ना, और इसको आसानी से, अब ये तो नहीं कि आप यहाँ से बोलो भाई नई टेहरी से चंबा तक लेके चला जाए, लेकिन ये है कि भाई 200 मीटर 300 मीटर 400 मीटर दूर जहाँ पर रोड है वहाँ तक आसानी से इसको उठा के लेके जा सकता है। चलो कौन करेगा इसको, करेगा कोई प्रैक्टिस? कौन है पहलवान, कौन है जल्दी आसानी से कहीं भी ले जा वीर को ले जा, वीर को ले जा। नहीं, दूसरा ये दूसरे तरीके की प्रैक्टिस करेंगे आप तो अभी अपनी करके बताएंगे आपको फिर कैसे टीम लेके जाना। अब इसमें दो तरीके हैं, ये है सही तरीका इसका, इसने इसके हाथ सीधे पकड़े हुए हैं, आसानी से इसको कैरी करके 200 300 400 500 मीटर तक ले जा सकता है, लेकिन जो है बैठा रहेगा। इसका गलत तरीका मैं बताऊंगा, गलत तरीका है इसका ऐसे, ये अभी इसको लेके जा रहा है तो धीरे धीरे क्या करेगा, इसका जो वेट है इसको पीछे की तरफ खींचते जाएगा और धीरे धीरे इसकी गर्दन दबती चली जाएगी, और इन्हें इसलिए हमेशा सही पोजीशन अपनानी है। इस तरीके से इसके हाथ रखने हैं ताकि वेट जो है आगे रहे और ये पूरी तरह से स्टेबल रहे। अब कहीं भी ले जाए इसको पीछे नहीं खिसकेगा। चलो भाई, चलो भाई, ले जा सकता है। अरे गला नहीं पकड़ना भाई, हाथ पकड़ लीजिए। ये गलत तरीका करा, ले जा इसको कहीं भी ले जा।
चलो उठाइए। अब ये है उठाने वाला थोड़ा सा मजबूत हो और जो जिसको उठा रहे हैं वो हल्का हो। अभी भारी आदमी के लिए भी व्यवस्था बताएंगे। देखिए भाई सामने देखिए, देखिए ना बेटा, ये बहुत ऐसी चीज होती है जीवन में काम आने वाली चीजें हैं। आराम से सीट बना के इसको उठा के कहीं भी ले जा सकते हैं। ये भारी विक्टिम के लिए है, ठीक है। इसको ले जाएगा आराम से कहीं भी, ठीक है। ये देखा है आप लोगों ने, ये होता तो सब जगह है, लेकिन इसे चलाना बहुत लोगों को आता है। फायर एक्सटिंग्विशर है जी जी। ये मल्टीपर्पज़ टाइप जी, ABC। ये जो हमारी आग का क्लासिफिकेशन है, जो 4 प्रकार की आग है। ये जो सॉलिड मटेरियल होते हैं, जो जलने वाले लिक्विड पदार्थ होते हैं, और C गैसेज होती है, D इलेक्ट्रिक आइटम होते हैं, उनको बुझाने के लिए काम आता है। तो इसकी सारी डिटेल इसी में लिखी रहती है जी जी। ABC ये मल्टीपर्पज़ है। और इसको मेन इसका खोलने का यूज़ करने का तरीका पास मेथड इसमें लिखा भी होता है। तो सबसे पहले क्या है कि पुल द पिन को खींचना है, फिर एम द नोजल ऑफ बेस होता है, जहाँ पे आग लगी है वहाँ बेस को नोजल को करना है। और एस का मतलब स्क्वीज द हैंडल को दबाना है, ये अपने आप ओपन हो जाएगा। उसके बाद जहाँ पे आग लगी ये का 40-45 सेकंड में खाली इसकी कैपेसिटी से 40 से लेके 45 सेकंड। एक बार आपने यूज़ कर लिया तो दोबारा यूज़ के लिए रहता ही नहीं है। अच्छा ठीक और इसका प्रेशर, और इसका एक प्रेशर वो गेज है, इसमें अगर ग्रीन में है तो काम करेगा ये। ठीक है। अगर दोनों तरफ रेड में चलेगा तो सर ये नहीं काम करेगा। अच्छा ठीक निकलेगा मगर स्पीड से नहीं निकलेगा, यहीं पे निकलेगा। अच्छा 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 ठीक है ठीक है और ये 4 प्रकार के होते हैं ठीक है। एक तो नॉर्मल सॉलिड मटेरियल की आग को बुझाने के लिए, हाँ उसमें पानी होता है सर। एक बी टाइप का होता है, वो पेट्रोल की उसमें फॉर्म होता है पूरा। अच्छा। तो जहाँ पे मैंने पेट्रोल की आग है करता है ना, उसके ऊपर लेयर बना के अच्छा कट ऑफ हो जाती है। जी जी जी। और गैस के लिए ये होता है मैंने जो पहले बनाया था जी। बाद में सबको एक मिक्स कर दिया। अच्छा। गैस और डी टाइप की जो हमारी इलेक्ट्रिक आग होती है उसको लिए होता है CO2 टाइप होता है। अच्छा। CO2 उसके अंदर CO2 होती है। जी जी। तो मैंने वो जैसे इलेक्ट्रिक तक कनेक्शन नहीं पूरा नहीं हो पाता, वो माने इसके बीच में गैपिंग हो जाती है, तो हम पे करंट लगने का चांस नहीं होता। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। आजकल मल्टीपर्पज आ रही है। ये मल्टीपर्पज है, पहले अलग अलग रहते थे जी जी सब आग के लिए, लेकिन उसमें पहचानना मुश्किल रहता था। जी जी। और इसमें पूरी डिटेल लिखी रहती है जी जी। पूरा लिखा है कितना प्रेशर में बनना है। और इसकी कैपेसिटी लगभग 1 साल होती है। उसका 1 साल में धीरे धीरे ऑटोमेटिकली प्रेशर डाउन होता है। अच्छा 1 साल रिफिलिंग जहाँ पे कंपनी होती है। अच्छा 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 अच्छा। वैसे इसका रेट क्या है? तो सर ये अलग अलग साइज के होते हैं। अच्छा कोई 1 लीटर का भी होता है। ठीक है। ये कितने का है ये? ठीक है। सर 9 kg का है। 9 kg का है। 9 kg का है, 6 kg का, 2 kg का। और आजकल आपने टैक्सी टूक्सी में देखोगे छोटा छोटे लगे होते हैं। हाँ, ठीक है सर ठीक है। दोबारा रिफिल तो कराना पड़ता है नहीं? 1 साल 1 साल बाद रिफिल कराना पड़ेगा। नहीं तो फिर यहाँ प्रेशर जब ये लाल में आ जाएगा। ठीक है इनका प्रेशर कम हो जाएगा। उसके बाद फिर वो डेट खुद ही लिख देंगे जो ठीक है करेंगे ना। ठीक है। पास याद रखोगे। अभी हमारे पास कुछ फील्ड रेस्क्यू से रिलेटेड आइटम है
उनके बारे में भी अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अभी जनवरी में एक इंसिडेंट हुआ था गुजरात में, जिसमें एक टीचर्स और बच्चों का समूह कहीं पर गया हुआ था घूमने के लिए, और वो बोटिंग कर रहे थे और बोट अचानक से पलट गई थी। तो उस घटना में कई सारे टीचर्स और कई स्टूडेंट जो है अपनी जान से हाथ धो बैठे थे, सिर्फ इसलिए कि उनके पास सारी चीजें थी लेकिन अवेयरनेस नहीं थी। तो ये 4-5 बच्चे ये इधर आ जाए, इधर इधर देखता चल इनको इसका नाम है लाइफ जैकेट। अगर आप कहीं बोटिंग करने गए हो तो ये नॉर्मली आपको बोट के अंदर मिल जाएगी, लेकिन लोगों को पता ही नहीं रहता है कि ये किसके लिए है। अचानक से बोट पलट रही है, या पहले तो आप बोट में जब भी बैठ रहे हो, आप चाहे तैरना जानते हो चाहे नहीं जानते हो, आप बोटिंग करने जा रहे हो, बोट के माध्यम से नदी क्रॉस कर रहे हो, तो बोट के चालक को बोलना कि हमारे को लाइफ जैकेट देके बिठाए, उसमें हम लाइफ जैकेट पहन के बैठेंगे, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं हो सकता है, बोट बीच रास्ते में जाकर पलट जाए। तो ये 80 kg तक के आदमी को 72 आवर्स तक डूबने से बचाती है। ये आप अपने घरों में भी खरीद के रख सकते हैं, और अगर घरों में नहीं है तो कम से कम बोटिंग वगैरह करने जा रहे हैं तो आप इसको जरूर पहनें। अब जैसे ये है फैक्ट्री मेड। अब ये इसका जो वर्जन है, क्या नाम है? मैं पूछ रहा हूँ क्या नाम है, बोला पता नहीं। वो सोच रहा है इसमें क्या नाम है जो पहना हो। मैं पूछ रहा हूँ नाम क्या है, बोला पता नहीं। मैं भी टॉप गया, मुझे ऐसा कैसे हो सकता है कि अपना नाम पता नहीं। पता है तेरे को अपना नाम क्या नाम है? अंशुमन, पक्का? तो ये अंशुमन ने जो पहना हुआ है ये है इसी का घरेलू वर्जन। ये इम्प्रोवाइज तरीके से बनाया गया है। इसमें कट्टा, जो आटे और चावल का कट्टा आता है, वो यूज किया है, और थर्माकोल यूज किया है। ये टेस्टेड है, फैक्ट्री टेस्टेड, ये इम्प्रोवाइज है, लेकिन ये भी इसी की तरह काम करेगी। जिनके घर निचले इलाके में है, नदी के आसपास है, वो रख सकते हैं। अचानक पानी का सैलाब आया, आप नहीं निकल पाए, तो आप इसको पहन लोगे तो कहीं न कहीं सेफ रहोगे। ये बोटल राफ्ट है, ये घरेलू, वही जिनके घर नदी के निचले वाले या किनारे वाले इलाकों में है, वो बना के रख सकते हैं घर में। रोज अमूमन आप पेप्सी, थम्स अप या जो भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, जिसकी भी प्लास्टिक की बोतल आती है, इससे बना सकते हैं। इसका ध्यान बस ये रखना है कि 2 किलो की बोतल जो है, 2 लीटर की बोतल, वो 10 किलो तक का वजन वहन कर सकती है। तो आप अपने बॉडी वेट के हिसाब से उसकी मतलब वो करके कैलकुलेशन करके अपने लिए बना सकते हो, बोतल कम बढ़ कर सकते हो। अब मान लो 70 किलो का आदमी है, आपने उसके लिए 4 ही बोतल बांधी तो कम होगी, तो उसके लिए कम से कम 7 बोतल चाहिए 2-2 लीटर की। अगर 1-1 लीटर की है तो 14 बोतल चाहिए। 1 लीटर की बोतल 5 kg तक वेट लगभग कर सकती है। ये उससे बनाया गया है, दही की और डिब्बे आते हैं। ये खासकर वहां पर ज्यादा सक्सेस है जहाँ पर वाटर लॉगिंग होती है, जल भराव की समस्या जहाँ होती है, वहां पे आपको ये सेफ्टी से निकालने के काम आएगा। इसका नाम है लाइफ बोया, लाइफ बॉय बोलते हैं। तो ये 320 kg तक वेट के 4 लोगों को, यानी 80-80 किलो तक के लगभग 4 लोग इसको पकड़ के, कितना भी गहरा पानी हो, कितना भी, डूबने से बचाएगा ये। अगर आप बोटिंग करने बोट में बैठ के जा रहे हो, बोट में ये है,
गलती से बोट पलट गई तो थोड़े हाथ पर मार के इसको पकड़ लेना। 4 आदमी इसको पकड़ के अगर सही डायरेक्शन में हाथ हिलाते हुए जा रहे हैं ऐसे, तो ये किनारे पर भी आपको पहुंचा देगा। लेकिन ऐसे मत हिलाना कि ये क्या नाम है, अभिनव आगे को हिला रहा है और तेरा क्या है ध्रुव सूर्यवंशी पीछे को हिला रहा है, तो वो एक ही जगह खड़े रहेंगे। इसलिए सही डायरेक्शन में अगर इसको लाओगे तो ये आपके किनारे भी पहुंचा देगा, किसी भी गहरे से गहरे पानी से। तो ये वाटर लॉगिंग के लिए था, फ्लड के लिए था। आपदा के टाइम पर हमेशा अवेयर रहे, हर जगह अपनी इंद्रियों को खुला रखें। बोट में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, अर्थक्वेक आ रहा है, बाढ़ आ रही है, आप लोग जितना ज्यादा अवेयर रहोगे, जितने ज्यादा सचेत रहोगे, आप लोग अपने आप को आपदा से बचा सकते हैं। आपदा के टाइम पर हमेशा अवेयर रहे, हर जगह अपनी इंद्रियों को खुला रखें। बोट में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, अर्थक्वेक आ रहा है, बाढ़ आ रही है, आप लोग जितना ज्यादा अवेयर रहोगे, जितने ज्यादा सचेत रहोगे, आप लोग अपने आप को आपदा से बचा सकते हैं। तो हमारे प्रोग्राम हम और लंबा करना चाहते थे, लेकिन चूंकि आपके और आपके गुरुजनों के और कमिटमेंट है, अभी और तैयारियां करवानी है, तो इसलिए अभी ये प्रोग्राम यहीं पर समाप्त होता है। मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से सभी स्कूल स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद। समय निकाल के हमें समय दिया और हमें प्रोग्राम कर सके। आप बच्चों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सहभागिता करी इस प्रोग्राम में, सीखा। मैं उम्मीद करूंगा कि कुछ नया सीख के आप जा रहे हो यहाँ से, और मेरी तरफ से आपको आपके फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।